अब हम बात करते हैं लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। स्क्रीन पे आपको स्लाइड शो हो रही है लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसमें हमारे पास क्या है जी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन, यानी कि तीन मेजर हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं और इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके पास थ्री लीगल या थ्री बेसिक आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दैट आर सोल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। In addition, other specialized form of business organization exist, यानी कि इन तीन के अलावा भी जो है वो स्पेशलाइज आपकी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। The sole proprietorship is the most common form of organization. However, the corporation is the so far the dominant form in the respect of the receipts and net profits. Corporations are given the primary emphasis in the is the primary emphasis. अब देखें आपके पास जो सोल पार्टनरशिप है ये बहुत ही कॉमन है, यानी कि अगर आप दाएं में एग्जांपल देखें तो बहुत सारी आपको एग्जांपल नजर आती हैं जो सोल पार्टनरशिप की होती हैं। दूसरी जो मेन जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती है, जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, वो आपकी कॉर्पोरेशंस होती हैं। इसलिए आपकी डोमिनेट कर रही होती हैं कि इनका जो है वो बहुत लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज स्केल के ऊपर इनके बिजनेसेस होते हैं, और ये क्या होती हैं कि हैवी प्रॉफिट्स अर्न करती है। नॉर्मली ये कभी लॉस में नहीं जाती। अगर आप पेप्सी की एग्जांपल देखें, आपके पास कोका कोला की एग्जांपल देखें, सुजुकी आपके पास है, नेस्ले पाकिस्तान, आप नेस्ले को देखें, तो ये ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, और इनको जो है वो किसी जो है वो जो लॉसेस हैं वो इनको कुछ नहीं कहते, और ये लॉन्ग लाइफ होती हैं आपकी। अगर हम सोल प्रोप्राइटर के ऊपर चलते हैं, जो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता है इट इज ऑन्ड बाय अ वन पर्सन एंड अ सिंगल पर्सन, ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। तो तमाम प्रॉफिट जो है वो वही क्या करता है, वो लेता है। तो हम कहते हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस इज ऑन्ड बाय वन पर्सन हु ऑपरेट्स इट फ्रॉम हिज और ऑन प्रॉफिट्स, यानी कि अपने ही सोर्सेज से, अपने ही प्रॉफिट से, अपने ही एफर्ट्स के साथ क्या करता है, वो बेसिस को जो है वो रन करता है। About 75% of all business forms are sole proprietorship. Almost दुनिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 75% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस के ऊपर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर रही हैं। A typical sole proprietorship is a small business. अब ये क्या होता है, छोटा सा कारोबार होता है, लो स्केल पर होता है, सच एज अ बाइक शॉप, ठीक है जी, पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद है जी प्लम्बर। टिपिकली द प्रोप्राइटर अलोंग विद द फ्यू एम्प्लॉइज ऑपरेट्स द प्रोपोर्शनेट। नॉर्मली इसके साथ क्या होता है, सोल पर चंद एक मुलाजम होते हैं, एक कोई या तो रखा कोई नहीं है, या एक दो या दो चार के साथ जो है वो उनकी जो है वो एक्टिविटीज क्या होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। अब जाहिर बात है कि ऑनर आइदर या ही होगा या शी होगी, यानी कि या मेल होगा या फीमेल पर्सन होगा, दोनों बिजनेस कर सकते हैं। ही और शी नॉर्मली रेज कैपिटल फ्रॉम द पर्सनल रिसोर्सेज, यानी कि उन्होंने जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो अपने जाती यानी कि पर्सनल रिसोर्सेज के साथ उन्होंने क्या करनी है, वो रेस करने हैं, ठीक है जी। या और बाय बोरिंग, या उन्होंने उधार लेना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस डिसीजन। जारी बात है लोन भी वो अपने ही सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए लेंगे, और जितनी भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो तमाम की तमाम डिसीजन मेकिंग के वो पर्सनली तौर पे क्या होते हैं, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सोल प्रोप्राइटर has unlimited liability and his total wealth, not merely the account originally invested, can be taken to satisfy the creditor. Unlimited liability का आपको बहुत अच्छे से पता है कि liability जब unlimited होगी तो उसकी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल अकाउंट जो भी हैं, उनको पे करने के लिए जो है वो लाइबल होती हैं। The majority of the sole proprietorships are found in the wholesale. अब अगर आप इसकी बात करें तो मेजोरिटी आपको जो जो सोल प्रोप्राइटरशिप मिलेंगे वो किसी में होलसेल में मिलेंगे, रिटेल में मिलेंगे, सर्विसेज में मिलेंगे, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर मिलेंगे, ठीक है जी। ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी जो है वो नॉर्मली ये जो आपको टाइप्स बताइए ज्यादा यहाँ पे आपको जो है वो होलसेलर जो आपको है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस के लोग मिलेंगे, या सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस जो है आपको मिलेगा। सेकंड फॉर्म आपके जी पार्टनरशिप बेसिस। सिंपल अगर हम बात करें ऑन्ड बाय टू और मोर देन टू पर्सन, जाहिर बात है जितने भी आपके बिजनेसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट होता है, तो जाहिर बात है फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात कर रहे होते हैं।
Partnership consists of the two or more than two owners doing the business together for a profit. Partnership which count for about 10% of all the business are typically large than the sole proprietorship. अगर हम इसकी बात करें तो टोटल बेसिस वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 10% बेसिस 10% बेसिस ऐसे हैं जो कि आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस के पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर जो है वो अपना बेसिस रन कर रहे होते हैं. Finance, insurance and real estate firms are the most common types of partnership. अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, रियल एस्टेट वगैरह हो गए. तो ये बेसिकली आपकी क्या है कि पार्टनरशिप बेसिस की क्या है वो आपकी जो है वो कुछ टाइप्स हैं. Public accounting and stock brokerage partnership firms have large number of partners. अगर आपकी जो है वो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है या पब्लिक अकाउंटिंग स्टॉक वगैरह है तो वहां पे जरा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे नंबर ऑफ पर्सन भी आपके ज्यादा होते हैं. Moreover, the partnership are established by the written contract known as the articles of partnership. अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्यों? क्योंकि जब मोर देन 2 पर्सन हो जाते हैं तो देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बेसिस में अराइज हो सकती हैं. तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको जो है वो बेसिस का एग्रीमेंट करना पड़ जाता है. जब आप बेसिस का एग्रीमेंट करते हैं तो इसको हम किसका नाम देते हैं? एग्रीमेंट ऑफ बेसिस की बात कर रहे होते हैं कि आपका जो है वो एग्रीमेंट हो जाता है, आइदर ये रिटन फॉर्म में हो, ऑरल में हो या जो भी हो. तो ये आपका एग्रीमेंट जो है वो उस वक्त साइन हो जाता है, ये एग्रीमेंट हो जाता है जिस आर्टिकल और पार्टनरशिप कहते हैं. इंटरनेशनल बुक्स में अगर हम लोकल बुक की बात करें तो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड का नाम इसे देते हैं. In general, of the partnership, all partners have unlimited liability and each partner is legally liable for all the debts of the partnership. अब इसमें क्या होता है कि हर पार्टनर जो है वो क्या होता है उसकी जो लाइबिलिटी है जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि पर्सनल अकाउंट्स पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल होती है. और ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर जो है वो बैंकरप्ट हो जाए तो दूसरा पार्टनर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. पार्टनरशिप बेसिस के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है वो इनसॉल्वेंट पार्टनर की भी लाइबिलिटीज का लाइबल होता है, यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का जो है वो उसका जो है वो लाइबल होता है. तीसरी हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही है वो हमारे पास है जी कॉर्पोरेशंस की है. तो इट इज एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ. इसकी जो डेफिनेशन है कि हम इसे लॉ के जरिए क्या करते हैं वो क्रिएट करते हैं, लॉ के जरिए क्रिएट हो रही होती है. उसके बाद है आपकी जो है वो है लीगल पावर्स होती हैं, इंडिविजुअल होती है. उसके बाद कैन बी सू एंड बी सूड बाय इट्स ऑन नेम एंड मेक एंड बी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी टू इट्स ऑन नेम. यानी कि ये जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन की तरह जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर रही होती है. और आर्टिफिशियल पर्सन की तरह जैसे नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, उसी के नाम पे तमाम एक्टिविटीज हो रही होती हैं. तो कंपनी के अपने ही नाम से तमाम एक्टिविटीज हो रही होती हैं. कॉर्पोरेशन हम इनको जनरली कह देते हैं. अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ. जैसे मैंने अभी बात की कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है और लॉ के जरिए हम इसे क्या करते हैं क्रिएट करते हैं. कॉल्ड लीगल एंटिटी, ये एक लीगल यानी इसको कानूनी हैसियत हासिल होती है. कॉर्पोरेशन हैज द पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन दैट इट कैन बी सू एंड बी सूड बाय इट्स ओन नेम. ये आपके पास इंडिविजुअल इंसान की तरह नेचुरल पर्सन की तरह पावर्स होती हैं कि इसकी अपने नाम से जो है वो तमाम लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं. और अगर इसके अगेंस्ट किसी को लीगल एक्टिविटी करनी है तो कंपनी ये नहीं कि कॉर्पोरेशंस के ऊपर होती है, उसके ऑनर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर जो है वो आप किसी किस्म की जो है वो लीगल एक्शन नहीं कर सकते. Although only about the 15% of all the business are incorporated. अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में जो टोटल आपके बेसिस का 15% जो है कॉर्पोरेशन है. अगर हम रिपीट करें अपने कॉन्सेप्ट को तो हमने ये कहा था तकरीबन 75% ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप है, 10% पार्टनरशिप के ऊपर है और रिमेनिंग 15% जो है वो हमारी क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या वो कॉर्पोरेशन है. ठीक है जी. The corporation is the dominant form of the business organization. It accounts only for 90% of the business
receipt and 80% of the net profit. यानी कि बेसिस के अंदर आपको जो receipts and payments होती हैं तो 90% receipt and payments ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉर्पोरेशन कर रही होती हैं और टोटल बेसिस का 80% प्रॉफिट किनके पास होता है, वो कॉर्पोरेशंस के पास होता है. Although corporations are involved in all the types of बिजनेस, अब ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये हर टाइप के बेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है. मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन अकाउंट्स होते हैं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं. फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस रिसीट्स एंड द नेट प्रॉफिट. The key strengths and weaknesses of the large corporations are summarized. The owners of the corporation is the stockholders. जब corporations की जो owners होते हैं उन्हें हम किनका नाम देते हैं, stockholders का नाम देते हैं. यानी कि जो owner होता है पार्टनरशिप का उसको हम पार्टनर कहते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप का जो owner है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है वो ऑनर ऑफ द बिजनेस कहते हैं. और लेकिन जो आपकी कॉर्पोरेशन के या जो ऑनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें हम स्टॉक होल्डर्स का जो है वो नाम देते हैं. Whose ownership or equity is the evidence by whether common stock or a preferred stock. यानी कि आपने जो भी जारी किए हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, कॉमन स्टॉक हैं, प्रेफर्ड स्टॉक हैं, जो भी आपने उनको जो है वो शेयर्स जारी किए हैं. These form of ownership are defined and discussed. So the point is that how they pay the profit. अब कंपनी जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, that is called dividend. उसे हम किसका नाम देते हैं, डिविडेंड का नाम देते हैं. और उसमें जो आपके स्टॉक होल्डर्स accept to earn the return by receiving the dividend, periodic distributed of the earning by the realizing of the gain थ्रू द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस. यानी कि आपकी शेयर प्राइस भी इंक्रीज करती है, जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के अंदर, और शेयर होल्डर्स के अंदर वो जो अमाउंट या स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम किसका नाम देते हैं, उसे हम जो है वो डिविडेंड का नाम देते हैं. यानी कि कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे हम जो है वो डिविडेंड का नाम देते हैं. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कंपनी के जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं. इसका जवाब ये है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन गाइडिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द इन मेकिंग द जनरल पॉलिसी. यानी कि कंपनी की एक मैनेजिंग बॉडी बनाई जाती है जिसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ जितने उसमें रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स या मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने आप क्या करते हैं उसमें इंडक्ट करते हैं, और वो बेसिस की तमाम ऑर्गेनाइजिंग बेसिस को क्या करते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं. The directors include key corporate personnel as well as the outside individual who typically are successful business people and executives of their major organization. बेसिकली ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये कौन लोग होते हैं, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि की पीपल होते हैं. दे नो हाउ टू कंडक्ट द बेसिस, हाउ टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द बेसिस. ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो बेसिस को प्रॉपरली क्या करते हैं वो मैनेज करते हैं, और इनका शेयर भी ज्यादा होता है, और ये ही जो है वो बेसिस को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ जो आपका जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके जो है वो मेंबर्स बनते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये जब बिजनेस करते हैं तो आप क्या कहते हैं द प्रेसिडेंट और द चीफ एग्जीक्यूटिव, जो आपका जो होता है बेसिस का जो सबसे ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा होता है, या वो चेयरमैन होता है या वो प्रेसिडेंट होता है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ जिसे हम बोलते हैं, is responsible for managing day-to-day operations and carrying out the policies established by the board. यानी कि ये जो चेयरमैन है या सीईओ है या आपका जो है वो प्रेसिडेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस का, यही उसको चेक कर रहा होता है, उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, और यही जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसीज को जो है वो एस्टैब्लिश करता है. द सीईओ इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट पीरियडिकली टू द फर्म डायरेक्टर्स. अब जारी बात है सीईओ क्या करता है कि आपकी जो है वो पीरियडिकल रिपोर्ट्स यानी कि मंथली, 2 मंथली, 3 क्वार्टरली, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स क्या करता है वो डायरेक्टर्स ऑफ द फर्म जो है वो सीईओ जो है वो डायरेक्टर्स क्या करता है वो रिक्वायर्ड करता है. इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द डिवीजन बिटवीन द ओनर्स एंड द मैनेजर्स इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन as shown
एज द डैश्ड हॉरिजेंटल लाइन। तो हम इसको क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है जी कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं। ये शायद आगे स्लाइड, हाँ जी ये स्लाइड देखें, फिर हम पीछे आते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, देयर आर सेवरल शेयर होल्डर्स। ये क्या करते हैं, इलेक्शन होता है, जिस तरीके से इलेक्ट करते हैं, बकायदा जो इलेक्शन होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अब जो एक डायरेक्टर है वो 3 साल के लिए क्या करता है, वो अपॉइंट होता है, 3 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बेसिकली ये जो शेयर होल्डर्स और ये जो डायरेक्टर्स हैं, बेसिकली दीज आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है जी। इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बंदे को प्रेसिडेंट या सीईओ बनाया जाता है, प्रेसिडेंट या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है। ये कहां से बनता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सिलेक्ट हुए इन्हीं में से बनते हैं। अब या इन लोगों ने, ये जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने इलेक्ट कर दिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आगे किसको इलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट या सीईओ जो भी है उसको करना है। वहां से आपका जो है वो फिर वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है जी, फिर वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि आप इन्होंने क्या करना है, ये जो आपके ये जो लोग हैं ना, ये वाले, ये कंपनी के कौन है, ये मैनेजर्स हैं, ठीक है, कंपनी के ऑनर्स हैं, फिर कंपनी के ये बाद में बन गए मैनेजर्स। यानी कि इन्हीं डायरेक्टर्स में से आपने इन लोगों को सिलेक्ट करना है। यहां से आपका जो प्रेसिडेंट है फाइनेंस का, ये 2 लोगों को देखेगा, एक ट्रेजरी को देखेगा और कंट्रोलर को देखेगा। जब हम ट्रेजरी की बात करते हैं तो ट्रेजरी के अंदर हमारे पास ये 6 चीजें आ जाती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंड रेजिंग मैनेजर। यानी कि हम एक मैनेजर रखेंगे जिसका काम सिर्फ क्या है कि उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और फंड रेजिंग करनी है। दूसरा उसने क्या करना है, दूसरा जो हमारा मैनेजर होगा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजर, ये यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसने उसको मैनेज करना है। उसके बाद कैश मैनेजर, इसने क्या करना है, कैश को मैनेज करना है। क्रेडिट मैनेजर, इसने सिर्फ क्रेडिट एक्टिविटीज को, क्रेडिट को मैनेज करना है। पेंशन फंड मैनेजर, आपको पेंशन का भी पता है, जो आपके जो है वो रिटायर मुलाजिम होते हैं, अगर आप पेंशन दे रहे हैं तो उसको भी मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं या मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो आपने फॉरेन एक्सचेंज को भी क्या करना है, मैनेज करना है। अब जब हम कंट्रोलर की बात करते हैं तो इसमें आपकी 4 फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैनेजर, यानी कि जो आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जिसने उसको मैनेज करना है। टैक्स मैनेजर, डिफरेंट टाइप के टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल्स है, टैक्स है, ऑक्ट्राई है, क्लियरिंग चार्ज, बहुत सारी डिफरेंट ड्यूटीज और टैक्सेस होते हैं, उनको उससे देखना है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर, और फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तो फिर जारी बात है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको कौन देख रहा है, तो वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो मैनेजर आपका आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये सामने जो स्लाइड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कॉमन लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 3 हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। अब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसमें कितनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें पहले, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की स्ट्रेंथ क्या है जी, ऑनर रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड सस्टेन ऑल द लॉस, यानी कि तमाम का तमाम प्रॉफिट मालिक के पास जाता है, कोई और उसको शेयर नहीं करता, पहला इसका स्ट्रेंथ। दूसरी स्ट्रेंथ क्या जी, लो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, जारी बात है कि जितना बिजनेस छोटा होगा उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उतनी कम होती है, तो इस बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट है जी, इनकम इंक्लूडेड एंड इंक्लूडेड एंड टैक्स ऑन द प्रोप्राइटरी पर्सनल टैक्स रिटर्न। इसकी जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं होता, बल्कि ऑनर को अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता, बिजनेस की इनकम पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट होता है, किसी की जो है वो मशवरे की जरूरत नहीं है, ऑल इन ऑल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सीक्रेसी, जितने भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो भी आपके पास ही रहती है। इजी ऑफ रेजोल्यूशन, के आसानी से आप जब भी चाहें इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। पार्टनरशिप की स्ट्रेंथ को देखें कि ये कैन रेज मोर फंड्स देन द सोल पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं, लिहाजा आपके जो ऑनर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा होने की वजह से आप इजीली जो है वो कैपिटल क्या करते हैं, वो रेस करते हैं, ठीक है जी।
बोरिंग पावर इनहेंस बाय द मोर ऑनर्स, सारी बात है कि ऑनर्स आपके ज्यादा हैं तो आप ऑनर्स ऐड करके आप इजीली क्या करते हैं, कैपिटल को जो है वो इनहेंस कर लेते हैं। मोर अवेलेबल ब्रेन पावर एंड मैनेजरियल स्किल, जब 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो जारी बात है वो बिजनेस को उन्होंने मैनेज करना है, तो जारी बात है उनकी सेपरेट सेपरेट फील्ड के अंदर मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, तो उनकी पावर और मैनेजरियल स्किल्स भी जो है उसमें ज्यादा होती हैं। इनकम इंक्लूडेड एंड टैक्स्ड ऑन पार्टनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न, आपने इसमें जो इनकम होती है या वो एंड टैक्स, उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको ऑन ओवरऑल बेसिस पे नहीं देते, बल्कि आप क्या करते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हर पार्टनर क्या करते हैं उसके ऊपर पर्सनली जो है वो टैक्स पे करता है। ऑर्गेनाइजेशंस की और कॉर्पोरेशंस की अगर हम बात करें तो ऑनर्स है वो लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उनकी पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो लाइबल नहीं होती, विच गारंटीज दैट दे कैन नॉट लूज मोर देन दे इन्वेस्टेड, यानी कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहीं तक के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैन अचीव लार्ज साइज वाया स्केल ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्टॉक के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अचीवमेंट कर सकते हैं। ऑनरशिप स्टॉक इज रेडिली ट्रांसफरेबल, इजीली वो ट्रांसफर हो जाता है। लॉन्ग लाइफ ऑफ द फर्म की लाइफ बहुत ही लंबी होती है। कैन हायर द प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर किया जा सकता है। हैज बेटर एक्सेस टू फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग को वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एक्सेस करते हैं। अगर हम इनकी वीकनेसेस की बात करें तीनों बिजनेसेस की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की वीकनेस क्या है जी, ऑनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, टोटल वेल्थ कैन बी टेकन टू द सेटिस्फाइज द डेट्स। उसके बाद है जी लिमिटेड फंड रेजिंग पावर टेंड्स टू इनहेबिटेड ग्रोथ, आपके पास क्या होता है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आप फंड उसके हिसाब से रेज नहीं कर सकते, आपकी जो ग्रोथ लिमिटेड होती है। प्रोप्राइटर मस्ट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि अकेला बंदा और जारी बात है हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का नाम देते हैं। डिफिकल्ट टू गिव एम्प्लॉय लॉन्ग रन कैरियर अपॉर्चुनिटी, जारी बात है कि जो एम्प्लॉय है उसके पास को स्कोप नजर नहीं आता, फर्दर इनहेंसमेंट सैलरी नजर नहीं आती, तरक्की नजर नहीं आती, तो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड तक के लिए ये जो है वो एम्प्लॉइज को रिटेन नहीं रख सकते। जैसे ही एम्प्लॉय स्किल्ड होता है वो किसी अच्छी जगह मूव कर जाता है। लैक्स कंटिन्यूटी व्हेन प्रोप्राइटर डाई, अगर ऑनर की डेथ हो गई है तो जारी बात है कि इसको कंटिन्यू करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। पार्टनरशिप की अगर वीकनेसेस देखें तो ऑनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड मे हैव टू कवर द डेट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि ऑनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसके पर्सनल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट्स, और अगर कोई पार्टनर पे नहीं कर सकता तो सॉल्वेंट पार्टनर क्या करेंगे, वो तमाम की तमाम लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड व्हेन अ पार्टनर डाइड, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप आपकी क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। डिफिकल्ट टू लिक्विडेट और ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप को आपने खत्म करना है या ट्रांसफर करना है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाता है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अगर हम बात करें जी कॉर्पोरेशंस की, तो कॉर्पोरेशन की वीकनेसेस क्या होती हैं, टैक्स जनरली हायर बिकॉज कॉर्पोरेट इनकम is taxed and their dividend paid to the owners are also taxed at a maximum 15% rate। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा होती है, कंपनी ने या कॉर्पोरेशन ने अपने ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर पहले टैक्स पे करना होता है, और जब डिविडेंड पे करते हैं तो उसके ऊपर भी क्या होता है, एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, मोर एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन देन अदर बिजनेस फॉर्म्स, कि आपकी जो है वो अदर बिजनेस फॉर्म्स की निस्बत जो है वो आपकी जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस होती है तो इसलिए इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। सब्जेक्ट टू ग्रेटर गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसके ऊपर गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा होते हैं और आपको जो है वो पे करने पड़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अजानें तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, ठीक है जी। हम ये जो सेशन हमारा जब खत्म होने में तकरीबन 7.5 मिनट है, इस सेशन के खत्म होने पे ना 10 मिनट की ब्रेक में आप 3 सेशन करेंगे, पहला लेक्चर है तो तक आज छोड़ देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो हम 4 सेशन जो है वो अपने पूरे करेंगे, ठीक है जी।
और वैसे भी थोड़ा आज पहले क्योंकि इंट्रोडक्शन है, थ्योरी आपको काफी बोरिंग लग रही होगी, तो जब प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह जो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा और 3 घंटे गुजर जाएंगे हमारे, ठीक है जी। अब ये मैटर ऑफ फैक्ट कुछ है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स इन मिलियंस, ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप 17.6 मिलियंस है, पार्टनरशिप फॉर्म 1.8 मिलियंस है और कॉर्पोरेशन जो है वो 4.8 मिलियंस है। अगर हम इनकी परसेंटेज देखें तो आपकी जो पार्टनरशिप है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड 73% जो है वो पार्टनरशिप बेसिस है, 7% आपका पार्टनरशिप का बेसिस है और 20% कॉर्पोरेशन का बेसिस है। टोटल रिसीट्स करें तो 969 बिलियंस की है, ये इन बिलियंस आपको रिसीट दी हुई हैं, डॉलर्स की हैं। पार्टनरशिप की 1142 बिलियन डॉलर्स हैं और कॉर्पोरेशन की 17,324 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो टोटल बेसिस वर्ल्ड का जो रिसीट्स हैं सोल पार्टनरशिप की 5% बनती हैं, पार्टनरशिप की 6% बनती हैं और कॉर्पोरेशन की जो है वो 89% जो है वो बनती है। अच्छा, ये चार्ट तो हमने कर लिया था क्योंकि पहले आ गया था ये फिगर, ये चार्ट, तो इसलिए हमने इसे जो है वो पहले जो है वो डिस्कस कर लिया था। कैरियर अपॉर्चुनिटी इन मैनेजेरियल फाइनेंस, कैरियर अपॉर्चुनिटी को हमने डिस्कस किया, लेकिन हम यहाँ पे एक दफा उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पहला है जी फाइनेंशियल एनालिस्ट। अच्छा, अब बेसिकली जो कैरियर अपॉर्चुनिटी जब आप मैनेजेरियल फाइनेंस के अंदर आप जाते हैं तो आपको क्या मिलती है जी, प्रिपेयर द फंड्स फाइनेंशियल प्लान्स एंड बजट्स, कि आपने फाइनेंशियल प्लान बनाना है और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे प्लानिंग और बजटिंग के, कैसे कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अदर साइड इंक्लूड द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, यानी कि आपने प्रिडिक्शंस करनी है, फाइनेंशियल प्रिडिक्शन, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल कंपनी कंपैरिजंस आपने करने हैं, और एंड वर्किंग क्लोजली विद द अकाउंटिंग। ये सारा काम किसका होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का होता है, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैनेजर है, जो हमने पिछले मैनेजर्स की बात की, जो हमने मैनेजर बनाए हैं, उसकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, या evaluate and recommends प्रपोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उसके जो है वो प्रपोजल्स वगैरह होते हैं। मे बी इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट, ताकि जो है वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो गई है वहां पे आपने क्या करना है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर क्या करता है जी, arrange financing for approval long-term investment, coordinates consultants, investment bankers and the legal counsel जो है वो करता है। कैश मैनेजर का काम क्या होता है जी, मेंटेन एंड कंट्रोल द फर्म्स डेली कैश बैलेंस आपने करना है, फ्रीक्वेंट मैनेजर्स द फर्म्स कैश कलेक्ट एंड डिसबर्समेंट एक्टिविटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कोऑर्डिनेट शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड द बैंकिंग रिलेशनशिप। क्रेडिट एनालिस्ट या क्रेडिट मैनेजर का काम क्या होता है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटर द फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी बाय एवेल्युएटिंग क्रेडिट एप्लीकेशंस, एक्सटेंडेड क्रेडिट कितना क्रेडिट देना है, एंड मॉनिटरिंग एंड कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल उसने करने होते हैं, क्या आपको कितने। पेंशन फंड मैनेजर ओवरसीज और मैनेजर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज पेंशन फंड, कि आपके जो है वो ओवरसीज आपने मैनेज करने लायबिलिटीज आपके एम्प्लॉइज की हैं, जो पेंशन फंड कितने। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर जारी बात है, नाम से जाहिर है कि जिसने फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो डील करना है। द मैनेजर स्पेसिफिक फॉरेन ऑपरेशन, जो आपके फॉरेन ऑपरेशंस है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है, उसको उसने मैनेज करना है। एंड द फर्म्स एक्सपोजर टू फ्लक्चुएट इन द एक्सचेंज रेट, और आपके जो एक्सचेंज रेट के अंदर जो चेंज आती है, जो फ्लक्चुएशन आती है, उसको उसने क्या करना होता है, वो मैनेज करना होता है। तो इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, फ्लक्चुएशन जो है वो मैनेजर का नाम देते हैं, ठीक है जी।